बाबर आजम का जो मसला है वो या तो ईगो है या फिर शाइनेस है। जहीर अब्बास जो कि एशियन ब्रेडमैन है, वो कहते हैं कि बाबर आजम अगर सीनियर प्लेयर के पास नहीं जा रहा पूछने, मतलब इस बैड फेज के अंदर भी जहां पर पाकिस्तान को उसकी बहुत जरूरत है, उसको खुद भी अपनी फॉर्म की बहुत जरूरत है, और उससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अगर ये मसला सॉर्ट आउट नहीं हो रहा तो फिर मसला ये है या तो बाबर आजम में ईगो बहुत ज्यादा है कि वो किसी भी प्लेयर से, किसी भी बंदे से, सीनियर क्रिकेटर से बात करने को अपनी इंसल्ट समझ रहा है, या तो अब उसमें आर समझ रहा है कि भाई मैं क्यों जाऊं किसी के पास, क्योंकि भाई मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैट्समैन हूं। और ये चीज उसके दिमाग में बिठा दी गई है थ्रू सोशल मीडिया। बहुत पेड कंपेन्स भी हमें नजर आई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पेड कंपेन्स चली हैं बाबर आजम की, लेकिन बहुत बड़ी बाबर आजम की जो आर्मी है ना, बाबरियन या बाबीजियन जो भी वो बोलते हैं, वो भी खड़ी है। वो भी इस चीज को समझे बगैर कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को इस चीज का नुकसान कितना हो रहा है, वो चीज बाबर आजम के दिमाग में फिट हो चुकी है। इसलिए या तो बाबर आजम में ईगो बहुत ज्यादा है कि किसी के पास जाने से शर्मा रहे हैं, या फिर बाबर आजम शाय बहुत है। अब दोनों में से कोई एक मसला है ना, और जहीर अब्बास ने ये पॉइंट बिल्कुल ठीक उठाया। मतलब कि इतने बड़े ग्रेट्स बैठे हुए हैं आपके मुल्क के अंदर जो आपकी जुबान बोलते हैं, अगर आप उनके पास भी जाने से शर्माते हैं या फिर आप में ईगो बहुत ज्यादा है, दोनों में से कोई एक मसला है, तो क्रिकेट का भी नुकसान है, पाकिस्तान का भी नुकसान है। और अभी जो पेशावर जल्मी के साथ हो रहा है, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, वो खुद कर रहे हैं अपने साथ। मतलब बाबर आजम जो T20 साइड में जगह डिजर्व अब नहीं करता इस फॉर्म के साथ, करंटली अभी जो पोजीशन चल रही है वो नहीं करता, लेकिन उसको ओपन करवाई जा रही है जबरदस्ती, और जगह किसकी मर रही है? मोहम्मद हारिस की। अगर साइम और मोहम्मद हारिस इकट्ठे ओपन करते हैं और ये जोड़ी चलती है, तो ये जोड़ी पाकिस्तान को T20 में बहुत फायदा दे सकती है। ये चीज किसी के समझ में नहीं आ रही। वहां पर जो मिचेल ऑन बैठा बंदा, वो चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है, और वो ऑस्ट्रेलिया में ओपन करता है, वहां पर वो टूर्नामेंट जितवा के आ रहा है, और सबने उसका देखे कि वो उसमें कैपेबिलिटीज क्या है। मतलब कितनी ज्यादती की जा रही है एक प्लेयर के लिए कि भाई इसको एडजस्ट किया जाए, इसको जबरदस्ती लाया जाए। वही सिचुएशन है, तू है तुझे नहीं पता, ये वो सिचुएशन चल रही है। मतलब जहीर अब्बास के पास आए थे अजरुद्दीन कि भाई मेरी फॉर्म नहीं चल रही, मुझे मसला आ रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बताया जी आप अपनी ग्रिप चेंज कीजिए। फॉर्म में वापस आ गया अजरुद्दीन। फिर उसके बाद यूनुस खान आउट ऑफ फॉर्म थे, फिर उनका राब्ता होता है अजरुद्दीन के साथ, फिर उन्होंने बताया भाई आप क्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा जंपिंग कर रहे हो, स्टांस में अपनी स्टेबिलिटी लाए। यूनुस खान ने चेंज किया, यूनुस खान फॉर्म में वापस आ गए। मतलब बाबर आजम भाई कौन सा दुनिया से बाहर से कोई प्लेयर आ गया है जो ये समझता है कि उसके अलावा किसी के पास क्रिकेट की सेंस नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे नजर आती है उसके फादर के हवाले से। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ हकाइक जो बयान करने पड़ेंगे। जो उनके बाप जो समझते हैं ना, जो बोलते हैं इसका पहला मेंटोर भी मैं हूं, आखिरी मेंटोर भी मैं हूं। तो भाई साहब मेंटोर साहब बता दें उन्होंने कितने टेस्ट मैचेस खेले हुए, कितने टेस्ट रन किए हुए। जो ये सवाल इसने एक असिस्टेंट बैटिंग कोच से पूछा था। जी हां, बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम के साथ एक असिस्टेंट कोच आए थे इंग्लैंड से बैटिंग के, उन्होंने कहा था कि बाबर आपकी टेक्निक में थोड़ा मसला आ रहा है। तो इन्होंने कहा भाई आपने कितने टेस्ट मैचेस खेले हुए, कितने टेस्ट रन किए हुए, तो उसको शटअप कॉल दे दी थी। अब यही शटअप कॉल अगर अपने फादर के हवाले से भी सोचे ना तो बनती है, जिन्होंने दिमाग में बिठा दिया भाई तू ठीक है बाकी सब खराब है। मतलब कितने बंदे हैं जिन्होंने ये चीज कह दी है कि भाई इस बंदे का ईगो का मसला है। मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा था ये स्टबर्न है, इसको कोई चीज समझानी बात जो है ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको बैक फीडिंग होती है, इसको इसके घर की फैमिली की तरफ से एक फीडअप मिलता है और ये उसी पे काम करता है। ये इसीलिए यहां तक पहुंचा है। जो आपकी फर्टिनिटी है ना क्रिकेट की, प्रोफेशनल्स की, अगर आप उसी को ज्यादा सुनेंगे और उनमें से सिलेक्टेड बंदों की सुन के अगर उस पर अमल करेंगे तो फिर आपके चांसेस ज्यादा ग्रो करें, बजाय इसके कि अनप्रोफेशनल लोगों की सुनते रहे जो घर पे बैठे हुए हैं और उसी को अप्लाई करते रहे। आपकी फ्रंट फुट में मसला है, आपकी बॉडी में मसला है, आपका हेड कहीं पे जा रहा है, या आपका बैट और बॉल के अंदर, बैट के अंदर गैप आ रहा है, जो भी सॉर्ट मसले हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। आप जब निकलते हैं पहले आपका मिड ऑफ की तरफ पहुंच जाता था, अब आपका कवर की तरफ जाता है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ पहुंच जाता है। मसले हैं भाई साहब। अगर आपको इंजमाम या मोहम्मद यूसुफ की बात समझ नहीं आ रही, या आपसे उनकी जो एडवाइस है जो अप्लाई नहीं हो रही, या होने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो फिर और भी बैठे हैं लोग, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आप इंडियन में किसी से सीनियर से पूछ सकते हैं। ये चीज बहुत आम रही है, राइवलरी ग्राउंड के अंदर मौजूद है, लेकिन वसीम अकरम ने बहुत सिखाया है। जहीर खान की बात करें, इरफान पठान की बात करें, बहुत से प्लेयर्स को सिखाया वहां पे,
इसी तरह इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, जवेद मियांदाद, इन लोगों ने इंडियन प्लेयर्स को बहुत सिखाया, इंडियन प्लेयर्स से पाकिस्तानी प्लेयर्स को बहुत सिखाया। तो ये गिव एंड टेक सिलसिला चलता रहता है। ये राइवलरी सिर्फ ऑन द ग्राउंड है, ये हम आम लोगों के अंदर स्टैश आता है जब ये इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा होता है, लेकिन वो प्लेयर्स आपस में बिल्कुल ठीक होते हैं, उनकी कोई इस तरह की राइवलरी नहीं होती। हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ कोई जंग मुहाज खोला होता है, और जिसका फायदा जो जितनी भी बैठे मीडिया हाउसेस है उनको होता है। तो बाबर आजम को भाई साहब अब ये समझना पड़ेगा, या तो जगह छोड़ दें, या तो फिर आप किसी से कंसल्ट कर लें, अब या तो अपनी ईगो को खत्म करें, क्योंकि अब ये पेशावर ज़ल्मी कब तक ये इसी तरह ही ये मोहम्मद हारिस और ये सीन करती रहेगी। मतलब मोहम्मद हारिस जिसकी बहुत जबरदस्त जगह बनती है कि ओपन करे, डिजर्व करता है बंदा, ये अभी भी मुल्तान के खिलाफ उसी ने इंटेंशन शो की, उसी ने रन्स की, उसी मोमेंटम क्रिएट किया, आते साथ छिक्का मारा, शिफ्ट किया मोमेंटम को एकदम। अगर बाबर आजम उसकी जगह वो इनिंग खेलता तो भाई साहब उसने इतने रन्स करने ही नहीं थे, ना उसने मोमेंटम बनने देना था। तो भाई या तो फिर ईगो खत्म कर लें, या फिर अपनी टीम जगह में से ना बाहर कर लें। पेशावर ज़ल्मी को भी नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान टीम को भी नुकसान हो रहा है। अभी जो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर मुझे नजर आता है वो साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, साफजदा फरहान, चौथे नंबर पे मुझे फखर जमान नजर आता है। ये बाबर की और रिजवान की अब जगह नहीं बनती T20 क्रिकेट में। अगर मुझसे पूछे तो जो फॉर्म इन दोनों की चल रही है, इनकी ओडीआई में भी नहीं बनती। ये जो नई लॉट आ रही है ना, जब तक आप ये शिफ्ट नहीं करेंगे ना, या अब नए लड़कों पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, उनके ऊपर नहीं बोझ डालेंगे, तब तक कोई चीज चेंज नहीं होने वाली। या हम 2023 से लेकर अभी तक 2 सालों के अंदर, बल्कि 3 सालों में, 2022 से लेकर ऑलमोस्ट अभी तक T20 वर्ल्ड कप के बाद, आप बताइए कि कौन सा कोई बड़ा कारनामा ये टीम कर सकी है। और यही मुसलसल लड़के आ रहे हैं, ये एक आध चेंज होते हैं 2-3, बाकी आपको 6-8 लड़के वही नजर आते हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शिंजा अफरीदी, नसीम शाह, हारिस, ये 5 तो आपके पक्के हैं। बाकी में आप कहीं ना कहीं एक आध ऊपर नीचे होता है। बाकी सलमान आगा बड़ी देर से कंटिन्यू कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है। शादाब खान बीच में आया, वापस चला गया, वापस आया, फिर चला गया। मतलब फॉर्म मुझे नहीं पता कहां से उसके रन होते हैं या कहां से वो परफॉर्म करता है, वापस आता है। बाबर आजम, इट्स अ वेरी क्लियर मैसेज भाई, या तो अपनी ईगो खत्म कर लें, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट को बाय बाय कर दें। बहुत स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट, बहुत आपने सर्व भी बहुत किया है, लेकिन अब एक लिमिट है, एक टाइम है। या तो अपने ऊपर काम कर ले सही तरीके से, या पाकिस्तान क्रिकेट को बचाना है। दोनों में से कोई एक ही काम हो सकते हैं, या तो आपको बचाया जा सकता है या पाकिस्तान क्रिकेट को। आप ही क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इंग्लिश वीडियो से, अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज।